सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ में आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम विद्रोही और राज 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण घटनाक्रम और 1857 की क्रांति जो हमारा प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयत्न करेंगे। 1857 की क्रांति विद्रोही और राज से संबंधित है। 1857 का जो हमारा आंदोलन है उसके बारे में विभिन्न प्रकार के जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में एनसीईआरटी को आधार रखते हुए, कक्षा 12 को आधार रखते हुए इसके बारे में अपन पूर्ण चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। 1857 की जो महान विद्रोह है, इनकी जो घटनाएं, उनके पीछे के कारण, उनके महत्वपूर्ण नेता, उनके विद्रोहियों की मांग और अंग्रेजों के द्वारा किए गए दमन का विस्तृत वर्णन है, ये अध्याय है एनसीईआरटी का, वो प्रस्तुत करता है। मूल रूप से 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसको हम एक तात्कालिक घटनाक्रम न मान करके और लंबे समय से अंग्रेजों के द्वारा जारी किए गए लंबे समय तक उत्पीड़न को झेलने के बाद सभी प्रकार के जो वर्ग हैं, चाहे अपन किसान वर्ग लगा लो, चाहे व्यापारी वर्ग लगा लो, या जमींदार वर्ग लगा लो, या फिर राजा, सभी लोग इससे क्या है त्रस्त आकर के और 1857 की क्रांति के घटनाक्रम है वो घटित होते हैं। तो इसी प्रकार 1857 के अगर हम थोड़ा सा पहले की पृष्ठभूमि में जाएं तो हमने देखा कि 1757 के अंदर 1757 क्या था? प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध, इस प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल के ऊपर क्या है आधिपत्य शुरू किया और यहां से क्या है अंग्रेजों का एक प्रत्यक्ष नियंत्रण शुरू होता है 1757 में। तो इसके 100 वर्षों के बाद यह घटनाक्रम, फिर 1764 के अंदर दूसरा युद्ध होता है जो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इसमें इसकी और जो भी है मूल रूप से जो दीवानी और फौजदारी सारा का सारा क्षेत्र है वो इन नियमों के अधीन आ जाता है। राजस्व की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और एक बड़े क्षेत्र के ऊपर मूल रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि सब क्षेत्रों के ऊपर इसका नियंत्रण आने लग जाता है। यहां से क्या है अंग्रेजों का जो मूल रूप से 1600 दिसंबर 1600 में जो कंपनी की स्थापना हुई, पूर्व के ओर व्यापार करने का अनुमति जारी हुई। एकमात्र कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो मूल रूप से अपन देखें तो एक निजी कंपनी थी, कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, एक ही कंपनी मात्र थी। तो उस कंपनी को क्या है ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसने तात्कालिक अधिकार पत्र दिया था 15 वर्षों के लिए, लेकिन उसके बाद वो समय समय के ऊपर रिन्यू होता चला गया और व्यापार के लिए इनको अधिकार मिला। अधिकार के मार्फत ये सर्वप्रथम 1608 के अंदर जहांगीर के वहां पर ये आते हैं, विलियम हॉकिंस, लेकिन इनको मतलब अनुमति नहीं मिलती है। फिर 1616 में सर टॉमस रो आते हैं तो उनको फिर ये अनुमति मिल जाती है, व्यापारिक अनुमति, और फिर ये घटनाक्रम शुरू होता है। बंगाल को केंद्र बनाते हैं, सर्वप्रथम मूसलीपट्टनम है उसको ये क्या करते हैं अपना व्यापार का केंद्र बनाते हैं और धीरे धीरे क्या है ये बंगाल आदि क्षेत्र के ऊपर फिर अपना नियंत्रण बढ़ाते बढ़ाते विभिन्न प्रकार के संघर्ष होते हैं। ये पाठ है मूलतः 5 से 6 घंटे भी इसमें कम पड़ जाएंगे इस पूरे के जो तथ्यों की बात करेंगे, लेकिन हमारा मूल आधार है कि 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को आधार मानते हुए उनमें जो भी तथ्य दिए गए हों उनका मूल्यांकन हमें करना है 12वीं के बच्चों को मूल आधार रख करके। तो मूल रूप से यहां से इसकी घटनाक्रम शुरू होती है। फिर अपन सीधा चलें कि 1857, तो इससे पहले के दो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। दो महत्वपूर्ण विद्रोह कौन कौन से हैं? एक तो बेल्लूर का विद्रोह है 1806 के अंदर, 1806 में बेल्लूर विद्रोह, बेल्लूर का विद्रोह। बेल्लौर के अंदर विद्रोह होता है। ये विद्रोह क्या होता है 1806 के अंदर बेल्लौर के अंदर जो सैनिक हैं उनको क्या कर दिया कि ड्रेस कोड लागू कर दिया उनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर ड्रेस कोड, एक ड्रेस, पगड़ी और तिलक, पगड़ी तिलक की मनाही कर दी और वहां पर दाढ़ी, मूल रूप से दाढ़ी जैसे कुछ नियम की उनके जो
कौन दाढ़ी रख सकता है, नहीं रख सकता आदि। दाढ़ी रखने आदि सब चीजों के लिए क्या है, मना कर दिया सैनिकों को। बेल्लोर, बेल्लोर जो कहां पर है, मूल रूप से कहां पर है, तमिलनाडु में वर्तमान। तो तमिलनाडु के अंदर जब वहां के सैनिकों के ऊपर एक ड्रेस कोड लागू कर दिया, पगड़ी है वो लागू कर दी उनके ऊपर, साथ में तिलक लगाने के ऊपर मनाही कर दिया। ड्रेस कोड का मतलब है कि जो ब्रिटिश जैसे टोपी वगैरह पहनते थे, एक ड्रेस पहनते थे, वैसी। साथ में आके जैसे हिंदू मुस्लिम सैनिक हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ धार्मिक चीजें हैं, तो वो दाढ़ी वगैरह रखते थे, उसके ऊपर मनाही कर दी। ये मनाही करने के बाद में क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, जो मूल रूप से जो मैसूर के राजा हैं, टीपू सुल्तान है, उनके बेटे को क्या किया, इन्होंने राजा घोषित कर दिया। और वहां पर क्या है, मैसूर के किले में मैसूर का झंडा टांग दिया और ऐसे करके विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दमन कर दिया गया, कुचल दिया गया। दूसरा विद्रोह कब होता है, 1824 में। ये कौन सा, बैरकपुर के अंदर, बैरकपुर में। बैरकपुर कहां पर है, ये बंगाल के अंदर है। ये यहां पर क्या होता है कि बर्मा में आक्रमण करना था। बर्मा, समुद्र पार जाने से, समुद्र पार सैनिकों को भेजा जाने लगा, सैनिकों ने मना कर दिया। भारतीय सैनिकों का कहना था कि समुद्र के ऊपर हमारे मतलब हमारा क्षेत्र नहीं है समुद्र के ऊपर जाना, समुद्र में समुद्री जीव और धार्मिक आस्था आदि सब चीजें। क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी जो सैनिक हैं मूलतः ज्यादातर किसके थे, अवध के क्षेत्र के। और अवध जो अयोध्या का क्षेत्र है वो मूल रूप से जो ब्राह्मण आदि सब चीजों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या है उस समय मना कर दिया। मना करने के बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये कहने का मतलब दो जो इस 1857 से पहले दो सैनिक विद्रोह पूर्व में हो चुके थे। और फिर क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं, 1857 की जो क्रांति है उसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण अन्य भी कारण है। जैसे अगर इन कारणों की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें कि राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण के अंदर विभिन्न प्रकार के कारण हैं। जैसे इस समय जो ये 1857 का क्रांति हुआ, इस समय जो गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। कैनिंग गवर्नर जनरल बनता है। तो ये गवर्नर जनरल था उस समय। इसने क्या घोषणा की कि एक तो जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, उसको सम्राट की उपाधि नहीं दी जाएगी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सम्राट की उपाधि नहीं दी जाएगी। सम्राट की उपाधि नहीं दी जाएगी, यह बात कही उन्होंने। दूसरा क्या कहा कि बहादुर शाह जफर को मुगल महल खाली करना पड़ेगा। मुगल महल खाली करना पड़ेगा। तो बड़ा कारण तो यह रहा, खाली करना पड़ेगा। तात्कालिक कारण मतलब दूसरा इस समय में क्या हुआ, एक तो ये हो गया। दूसरा एक सहायक संधियां। सहायक संधियां, सहायक संधियां लागू की गई उस समय में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली जब गवर्नर जनरल बना तो उन्होंने क्या किया, 1798 से लेकर के और 1805 के मध्य सभी रियासतों के साथ में सहायक संधियां की। सहायक संधियों का यह प्रावधान रखा गया कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट है वो प्रत्येक रियासत में रहेगा। जो जो सहायक संधि मानेगा, जो जो राजा इनकी सहायक संधियां मानेगा, उसके अंदर क्या करेगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट उस राज्य क्षेत्र में रहेगा। वहां का जो राजा है उसको खुद की सेना है वो मतलब बंद करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। खुद की सेना मतलब हटानी पड़ेगी यहां से। और पूरा का पूरा क्या करेगा, ब्रिटिश है वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। साथ में वो राजा है वो किसी से भी मित्र, शत्रुता, युद्ध आदि सब चीजें नहीं कर सकता जब तक इनके साथ नहीं करेगा। तो इन्होंने 1757 और 1764 का युद्ध है, इसमें अपनी सर्वश्रेष्ठता इन्होंने साबित कर दी थी। तो अनेक प्रकार के जो राजा वगैरह उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ चुका था। तो इनके परिणाम स्वरूप क्या है, विभिन्न रियासतों ने सहायक संधियां मानना शुरू कर दिया था।
तो अब ये सहायक संधियां मान करके धीरे धीरे उनके जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव डालना शुरू कर दिया। तो दूसरा कारण, राजनीतिक कारण क्या है? यह माना जाता है कि सहायक संधियां हो गई। और इस समय में तीसरा बड़ा कारण क्या होता है कि डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी गवर्नर जनरल बनता है। डलहौजी कब बनता है? 1848 से लेकर के और 1856 तक की हड़प नीति। हड़प नीति। अब डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डलहौजी ने क्या किया? जैसे ही राजा बना उसने अपने साम्राज्य विस्तार करके और मूल रूप से जो जो क्षेत्र प्रभावशाली क्षेत्र था, जहां पर राजस्व ज्यादा आता था, जो मूल रूप से व्यापारिक रूप से अच्छा था, आदि सब जगह को उन्होंने टारगेट करके और क्या किया? उन्होंने हड़प नीति लागू कर दी, जिसमें उन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, उसके बाद अवध आदि सब क्षेत्रों को हड़प लिया। हड़प लिया तो वहां के लोगों के अंदर एक दुर्भावना सी आ गई। और जब सबसे बड़ा दुर्भावना कब पड़ी? जब अवध को हड़पा। तो अवध में मैंने बताया कि अवध को क्या है, बंगाल की आर्मी की पौधशाला कहा जाता था अवध को। तो वहां पर सैनिक बहुत ज्यादा थे। उनको ये लगा यार हमारी रियासतों को अंग्रेज बिना वजह से हड़प रहे हैं। तो ये बड़ा एक तात्कालिक कारण बना डलहौजी की जो हड़प नीति 1848 से लेकर के। और तीसरा एक चौथा कारण क्या बना? एक कारण और क्या बना? इमाम कमीशन। इनाम कमीशन। इनाम कमीशन। इनाम कमीशन क्या था? इनाम कमीशन था, यह मूल रूप से जो जागीरें राजाओं के द्वारा किसी को कर मुक्त जागीरें दी गई थी, जैसे मान लो किसी मंदिर को दे दी या किसी ब्राह्मण को दे दी या किसी सेनापति के शौर्य के वजह से दे दी, तो पहले में जो जो जागीरें दी गई थी उन जागीरों को क्या कर दिया? इमाम कमीशन के द्वारा जांच की गई कि वो जागीरें वैध है क्या। और अधिकांश जो जागीरें हैं उन जागीरों को क्या कर दिया गया? इनके द्वारा रद्द कर दी गई। जांच की तथा जागीर रद्द कर दी गई। जागीरें रद्द कर दी गई। तो मूल रूप से राजनीतिक कारण तो ये हो गया। फिर अपन दूसरा बात करते हैं कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण इस आंदोलन के पीछे के। तो आर्थिक कारण में क्या किया? घरेलू लघु और कुटीर उद्योग हैं वो सारे के सारे मतलब उनको नष्ट कर दिया गया। हमारे यहां पर समृद्ध थे घरेलू लघु कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया? राजस्व दरें ऊंची कर दी गई। राजस्व दरें ऊंची कर दी गई। सीमा शुल्क लगा दिया गया व्यापारियों के लिए। व्यापारी हैं उनको सीमा शुल्क बढ़ाया गया। तो आर्थिक रूप से हमारे को कमजोर करने का प्रयत्न किया गया। आर्थिक कारण ये हो गया। फिर क्या हो गया? राजनीतिक सामाजिक कारण। राजनीतिक और सामाजिक कारण। राजनीतिक और सामाजिक कारण में क्या हुआ कि इस समय में क्या हुआ? 1813 में 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया? ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई भारत में। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति। धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। यह भी विरोध का कारण था कि भाई अब ये ईसाई यहां आने लगे और यहां पे ज्यादा से ज्यादा धर्म प्रचार करने लगे। तो यह बड़ा कारण था। फिर क्या किया गया? हमारे यहां पर सती प्रथा थी तो बहुत खराब। सती प्रथा को अवैध कर दिया गया, अवैध घोषित
थी तो बहुत खराब, लेकिन मूल रूप से हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी, हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई थी। किया तो बहुत अच्छा 1829 में विलियम बेंटेक अधिनियम 17 ला करके इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे को ये लगा, हमारी जो परंपरागत चीजें हैं उनके साथ ये लगा कि हमारे यहाँ पर ये चीजें कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। उत्तराधिकार के नियम, संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम, उत्तराधिकार नियम है, इनमें छेड़छाड़ की। इनके साथ क्या किया गया, संपत्ति के जो उत्तराधिकार के नियम थे, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लागू किया गया। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लागू किया गया 1850, ये लागू किया गया। तो इसके अधीन में क्या होता था कि पहले जब हमारा कोई भी व्यक्ति अपना मूल जाति या धर्म को छोड़ता था तो उसको परंपरागत जो उनको विरासत में मिलने वाली जो संपत्ति होती थी वो स्वतः उससे वो अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते थे, उनको संपत्ति मिलती नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको ईसाई धर्म को प्रमोट करना है, ईसाई धर्म को मनाना है, तो आदि लोगों को ईसाई धर्म में लेने के लिए क्या किया कि अगर तुम ईसाई बनोगे तो तुम्हारे जो भी संपत्ति है उससे आपका हिस्सा खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, आपको उसमें जो भी आपका अधिकार है वो मिलेगा। तो इनका उद्देश्य ये था, तो ये लागू कर दिया इन्होंने, संपत्ति के अधिकार, चार्टर एक्ट, ईसाई मिशनरी, सती प्रथा को अवैध। और साथ में इन्होंने इस समय में और क्या किया कि कन्यावध, बाल विवाह, बाल विवाह निषेध कर दिया गया। तो ये मूल रूप से क्या किए इन्होंने, दो तीन क्या है राजनीतिक कारणों के साथ में छेड़छाड़ करने लगे। फिर इन्होंने आगे क्या किया, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, फिर अन्य कारण क्या हो गया, सैनिक कारण। अब सैनिक कारणों में क्या क्या किया गया, भारतीय सैनिकों को निम्न पद, भारतीय सैनिकों को निम्न पद तक रखा गया, निम्न पद। अधिकतम क्या बनाया गया इनको, सूबेदार, अधिकतम सूबेदार तक जा सकते थे ये, अधिकतम सूबेदार तक जा सकते थे और आगे रैंक नहीं मिलती थी इनको। न्यूनतम वेतन, न्यूनतम वेतन, अगर एक भारतीय सिपाही है उसका वेतन और एक अंग्रेज सिपाही है, उन दोनों के वेतन में लगभग 6 से 7 गुना अंतर होता था। तो ये न्यूनतम वेतन, इसका भी एक विरोध हुआ इसका सैनिक कारणों में। फिर क्या हुआ, तात्कालिक कारण भी बनता है, तात्कालिक कारण भी बनता है। यहां पर क्या हुआ, ब्राउन बेस राइफल थी, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल, नई राइफलें लेकर के आ गए, एनफील्ड राइफल्स है वो लागू कर दी। और इनके जो कारतूस होते थे, इनके जो कारतूस होते थे, कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी, सूअर की चर्बी जिसे मुंह से उतारना होता था, मुंह से उतारना होता था। तो गाय जहां हिंदू धर्म की पवित्र और सूअर जहां इस्लाम धर्म का पवित्र, दोनों ही सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा हो गई। तो ये लगा कि यार ये अंग्रेज हैं, ये मूल रूप से हमारा क्या है, धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। तो मूल रूप से ये कारण हुआ। फिर उसके बाद में एक और क्या होता है, 1852 का डाकघर अधिनियम, डाकघर अधिनियम लेकर के आ गई है। तो इस डाकघर अधिनियम के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि डाकघर अधिनियम के कारण क्या है, भारतीय सैनिकों को जो डाक है वो फ्री मिलती थी पहले, डाक सेवा, उसकी जगह 2 पैसे पोस्ट कार्ड के आधार पर उनसे वसूली की जाने लगी। तो इसका विरोध हुआ कि भाई ये हमारे लिए मूल रूप से पहले निःशुल्क थी और अब इसके ऊपर पैसा लिया जाने लग गया है। तो मूल रूप से ये कारण हो गया।
अब ये जो मूल रूप से जो क्रांति है, इस क्रांति की भूमिका कहां पर बनी, किसने बनाई, क्या कुछ हुआ, इसकी क्रांति की भूमिका, क्रांति की भूमिका, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सिर्फ एक बताई जा रही कि किस किस तरह से, बाकी तथ्य बहुत है, लेकिन एक थोड़ा सा भूमिका की किस प्रकार क्रांति, कैसे कैसे, क्या क्या कारण रहे, मूल रूप से क्रांति का आधार क्या था, ये सारी की सारी चीजें। भूमिका इसकी, अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां और रंगाजी बापू गुप्ते, रंगाजी बापू गुप्ते, दोनों ने कहां पे बनाई, लंदन में बनाई थी। दिनांक कब रखी थी इन्होंने, दिनांक कब डिसाइड की थी, 31 मई 1857 को। ये और प्रतीक क्या रखा था इन्होंने, प्रतीक कमल व रोटी। भूमिका पहले ही शुरू हो गई थी इनकी, लगभग 6 महीने पहले शुरू हो गई थी। सभी जगह पे नीचे नीचे गुप्त संचार के माध्यम से जगह जगह के ऊपर ये बताया जा रहा था कि भी इतनी तारीख को अपने को क्या शुरू करनी है। लेकिन क्या है, कुछ घटनाक्रम क्या होते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल के अंदर क्या होता है कि मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति, मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी बाग व हयूसन को गोली मार दी, पहली घटना। मूल रूप से तो धार्मिक कारण माना जाता है कि जो मंगल पांडे थे वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे और इनकी कोई एक प्रकार से वहां पर कोई ऐसी अफवाह उड़ी कि जो एनफील्ड राइफल है वो कारतूस, इस तरह से तथ्य सामने प्रॉपरली नहीं है कि वास्तविक घटना हुई क्या थी, लेकिन यह माना जाता है कि धार्मिक कोई कारण हुआ था। लेकिन क्रांति का पहला मतलब यहीं से एक शुरुआत एक प्रकार से अपन मान सकते हैं। उसके बाद इनको क्या है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को, खुले ग्राउंड के अंदर पेड़ पर फांसी पे लटका दिया गया ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो सके, एक डर पैदा करने के लिए। तो इस तरह की चीजें हुई। इसके बाद में क्या किया, इन सब चीजों का जब पता चला मेरठ के अंदर, तो क्या होता है 10 मई 1857 को मेरठ में 11वीं व 20वीं पैदल जो मतलब इन्फेंट्री बटालियन होती है, पैदल सेना ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह किया। और 10 मई को किया, 11 व 12 मई को, मतलब 11 मई की रात में और 12 मई को दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर दिल्ली पहुंच करके क्या किया, बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक हैं उनको क्या किया, इन्होंने को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट ही था लेकिन भारत का सम्राट घोषित कर दिया और साथ में क्रांति का नेता बना दिया कि हमें पुरानी जो प्राचीन समय में चली आ रही जो भी परंपरा है हमें वापस वही बहाल करनी है, अंग्रेजी जो व्यवस्था है उसका पूर्णतः विरोध करना है। खान बहादुर खान को सेनापति, खान बहादुर खान को सेनापति बना दिया गया। और फिर क्या है, ये पूरी की पूरी पूरे भारत में क्रांति की सूत्रपात हो जाती है। तो इस प्रकार से पहले थोड़ा सा प्रारंभिक परिचय था कि कैसे कैसे होती है।
12वीं क्लास के अंदर बच्चों को कोई अधिक से ज्यादा से तथ्यों का मतलब कोई भार ना पड़े, उसी आधार पर अपन क्या है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के आधार पर इसको लिया गया है। बाकी अपन मूल पाठ के आधार पर आगे बढ़ते हैं। मेरठ से दिल्ली, मेरठ कब? 10 मई 1857। मेरठ से दिल्ली पहुंचे, कब पहुंचे? 12 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। सिपाहियों ने विद्रोह किया। सिपाहियों ने किया था मूल रूप से मेरठ के अंदर, मेरठ की जो 11वीं और 20वीं पैदल इन्फेंट्री बटालियन है उसके द्वारा शस्त्रागार पर कब्जा किया गया। मूल रूप से इन्होंने जो हथियार जहां पर रखे जाते हैं शस्त्रागार, वहां पर कब्जा किया, लूट लिया गया उसको। सरकारी इमारतें भी लूट ली गई जहां पर अंग्रेज अधिकारी वगैरह रहते थे। टेलीग्राफ या टेलीफोन की जो भी लाइनें हैं वो काट दी गई ताकि कनेक्टिविटी इनके आपस में ना हो। रात को एक जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो गया और वहां से दिल्ली की तरफ कूच किया, क्योंकि दिल्ली ही हमारे जो भी भारत की जो राजधानी, जो मूल रूप से पूरा जो मुगल शासन है वहीं से संचालित होता था, तो दिल्ली पहुंचे। 11 मई लाल किले पर दस्तक दे दी इन्होंने। रात में सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को बताया कि वे गाय सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस हैं उनके विरोध में यहां पर आए हैं, क्योंकि मूल रूप से अंग्रेज हैं वो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, आदि सब चीजें। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो गई। जो भी कोई अंग्रेज मिले उनको मार दिया गया। जो भी कोई अंग्रेज मिले उनको वहां से, वो अंग्रेज भी वहां से भाग गए छोड़ छाड़ करके, और पूर्ण रूप से मतलब एक प्रकार का जो क्रांतिकारियों के अधीन में आ गई पूर्ण रूप से दिल्ली। बहादुर शाह जफर के पास विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बहादुर शाह जफर को भी पता चल गया था कि अब आपको नेतृत्व करना ही पड़ेगा, बल्कि उम्र में वो काफी बूढ़े थे। उन्होंने शुरुआत में आनाकानी भी करी कि मैं अभी शायद अंग्रेजों से लड़ने की क्षमता में नहीं हूं, लेकिन क्या किया इन्होंने, मतलब उसको कुछ लोगों ने जो शिष्टाचार है उनको भी क्रॉस करने का प्रयत्न किया, उनको तोड़ने का प्रयत्न किया कुछ सैनिकों ने, कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप हट जाओ, हम दूसरे को नेक्स्ट को मौका दो, इस तरह से। तो इन्होंने क्या है, इनको मारने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। इसी तरह विद्रोह को मुगल बादशाह की वैधता मिल गई कि भाई मुगल बादशाह, और यह खबर है वो बहुत तेजी से फैली पूरे भारत में कि मूल रूप से, और कुल मिलाकर के अंदर ही अंदर तो मुगल बादशाह भी चाह रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि धीरे धीरे लॉर्ड कैनिंग ने उनका जब मुगल महल में खाली करने का आदेश जारी कर दिया, सम्राट की उपाधि धारण नहीं करेंगे, तो वो भी चाह रहे थे कि उनके अधिकार, उनके जो राजशाही है वो प्राचीन समय की जो चली आ रही व्यवस्था है वो वापस बहाल हो। चाह तो ये रहे थे, लेकिन मूल रूप से क्या है, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बना करके धीरे धीरे पूरे भारत को ऐसा पंगु बना दिया था ना कि मतलब विरोध करने की क्षमता ही नहीं बची थी। उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से 150 वर्षों के अंदर ऐसा मतलब व्यवस्था बना दी थी कि कोई विरोध करने की स्थितियों में बचा ही नहीं था। सबको अलग अलग स्थिति से उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था। विद्रोह का ढर्रा, विद्रोह किस प्रकार से चला, किस किस तरह से उनकी जो क्रियाकलाप रहे, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए। जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचती गई, सिपाही हैं वो हथियार उठाते गए। सिपाही हैं जहां भी अंग्रेजों की जो छावनियां थी वहां पर सिपाही हैं वो मूल रूप से एक प्रकार से विद्रोह के अंदर जुड़ते गए। हर छावनी में घटनाक्रम एक जैसा ही था, शस्त्रागारों को लूटा गया, बड़ी इमारतें हैं अंग्रेज अधिकारियों की उनको लूटा गया, बड़े जो सरकारी दफ्तर वगैरह है उनको लूटा गया, आदि सारी चीजें। संकेत कैसे होता था, तोप का गोला या बिगुल विद्रोह का आरंभ किया गया कि कोई भी सैन्य क्षेत्र, जिस सैन्य छावनी के अंदर विद्रोह हो गया तो वो जो सैनिक थे वो तोप का गोला छोड़ करके मतलब विद्रोह की एक प्रकार से संकेत देते थे कि हाँ यहां पर भी हम लोगों ने क्या है, नियंत्रण काबू कर लिया है, या बिगुल बजाते थे। तो कहने का मतलब एक प्रकार का ये इनका संकेत हुआ करता था। शस्त्रागार व खजाना दोनों को, सबसे पहले शस्त्रागार और फिर सरकारी खजानों को लूटने का प्रयत्न करते थे, पूरे हथियारों के ऊपर अपना कब्जा करते थे। क्योंकि आप देखोगे कि अंग्रेज जब 1857 का जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, जो राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर के अनुसार, तो अगर ये जो हुआ है ना, इसके अंदर इस समय में क्या है, हमारा जो अंग्रेज और हमारी भारतीय सेना का जो रेशियो था 1:6 के लगभग का था, कि वो 1 होते थे, हमारे 6 होते थे। अगर उनकी सेना में 1 लाख है तो हमारी सेना 6 लाख है, तो कहने का मतलब संख्या बहुत ज्यादा थी हमारी, तो मूल रूप से हमारा प्रभुत्व ज्यादा था।
सरकारी इमारतें, जेल, टेलीग्राफ, रिकॉर्ड रूम, बंगले, सब पर हमला किया गया। जहां जहां अंग्रेजों का किसी भी चीज से संबंध था, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो भी इनके ऊपर, सब जगह के ऊपर अपील की। हिंदी, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान किया गया। मतलब सभी भाषाओं के अंदर क्या है, इन चीजों को प्राथमिकता दी गई, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रसार प्रचार किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने का प्रयत्न किया गया कि सबसे पहले हम एक हैं। क्योंकि विभिन्न प्रयासों से जब अंग्रेज यहां पर आए और शुरुआत में जब 1857 और 1757 और 1764 की दोनों लड़ाइयां हुई, उनके बाद में इनके सामने कुछ घटनाक्रम ऐसे आए जिनके बाद इनको लगा कि हिंदू और मुस्लिम अगर एक हो गए तो ये रातों रात हमारे को बाहर निकाल सकते हैं। तो इन्होंने कई बार ऐसे प्रयास किए कि तुष्टीकरण की नीति अपनाने का प्रयत्न किया, मुस्लिमों को कई बार भड़काने का प्रयत्न किया कि अगर हम निकल गए तो इसके बाद आप लोग इस हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में आप अपने आप का अस्तित्व बचा पाने में सक्षम नहीं रह पाओगे। तो ऐसी चीजें उनके सामने लाने का प्रयत्न किया बार बार, लेकिन इनको किसी ने माना नहीं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों सहिष्णुता के साथ में प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जब से हमारा संतत काल आया है तब से लेकर के, और कभी कोई समस्या नहीं आई। इन्होंने क्या है, सबसे पहले सांप्रदायिकता के बीज बोए, फूट डालो राज करो की नीतियां, अनेक प्रकार की चीजें इन्होंने यहां से शुरू की। जन विद्रोह का विचार, जो सामान्य जनता है वो विद्रोह कैसे करे, उसका विचार क्या था। आम लोगों के शामिल होने से हमलों का दायरा फैला, आम लोग भी शामिल हो गए इसमें, आम जनता भी शामिल हो गई। मूल रूप से आम जनता का सरोकार सीधा अंग्रेजों से नहीं था, लेकिन वही है कि पूरी की पूरी जब जो सिस्टम पूरा एक तरफ चलता है तो उसी की भीड़ के अंदर क्या है, सबके सब शामिल हो जाते हैं। आम जनता के अंदर, आम जनता क्योंकि सीधा सा विद्रोहियों अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए नहीं था क्योंकि इनका जो राजस्व व्यवस्था थी वो भी भारतीयों के माध्यम से लिया जाता था। जमींदारी पर प्रथाएं थी 1793 में जो कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त, तो वो कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं लेता था, वो हमारा ही भारतीय जमींदार लेता था। तो इनका विरोध तो जमींदारों से था, अंग्रेजों से तो इसे इनका काम कमोबेश ही पड़ता था, लेकिन फिर भी ये जनता ने पूरा सहयोग देने का प्रयत्न किया। लखनऊ में, कानपुर में, बरेली, जैसे लखनऊ के अंदर, लखनऊ में मूल रूप से वाजिद अली शाह जो लखनऊ का जो सम्राट था, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, बाद में इनका क्या है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, महकपरी बोलते थे जिसको। इन्होंने किया था पुत्र बिरजिस कादिर के, बिरजिस कदर के नेतृत्व में इन्होंने किया था कि बिरजिस कदर है इनका बेटा, उनको क्या है, अंग्रेज बिरजिस कदर के नेतृत्व में। तो लखनऊ के अंदर क्या है, वाजिद अली शाह थे और वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। जब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया तो बेगम हजरत महल ने अपना पुत्र जो बिरजिस कदर है, उस बिरजिस कदर को राजा बनाने से मना कर दिया। तो इनके नेतृत्व में इन्होंने काम किया। कानपुर है, कानपुर के क्या है, नाना साहब, नाना साहब जिसको धोंदू पंत बोलते थे, धोंदू पंत बोलते थे, इन्होंने नेतृत्व किया। और बरेली के खान बहादुर खान, खान बहादुर खान के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। जैसे शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बने, कहने का मतलब ऐसे शहरों के अंदर जो साहूकार और अमीर हैं वो भी विद्रोहियों के, क्योंकि साहूकार और अमीर क्यों विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो जमींदार वगैरह होते थे वो जमींदार अंग्रेजों के हितैषी थे, अंग्रेजों की व्यवस्था के अंदर शामिल हो रखे थे। जब अंग्रेजों की व्यवस्था में शामिल थे तो विद्रोहियों के लिए या आम जनता के लिए तो वो एक प्रकार के प्रताड़ित व्यक्ति थे, शोषण करने वाले थे। तो इस आधार पर इनके भी वहां पर हमला किया गया, इनकी बहियां जला दी गई।
जो भी जागीरों के कागज, जो जमाबंदियां या पट्टे वगैरह थे, वो सारे के सारे छीन लिए गए इनसे। क्योंकि उस समय राजस्व व्यवस्था इतनी ज्यादा थी कि अंग्रेजों के द्वारा राजस्व व्यवस्था इतनी ऊंची कर दी गई थी कि आम किसान है उसका गुजारा संभव नहीं था, और उसका फायदा जमींदार और जोत धारक उठाते थे या साहूकार उठाते थे। वो क्या करते थे, उनकी अच्छी जमीन अपने नाम, मतलब उनकी जमीनों के कागज अपने पास रख लेते थे और ऊंची ब्याज दरों के ऊपर उनको ऋण दे देते थे। तो इस तरह की व्यवस्थाओं की वजह से क्या है, जो आम आदमी है वो इन विद्रोहियों का, इनके खिलाफ भी विद्रोह करने पड़े। किसान इन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू का मानते थे। किसान बोलते थे कि ये लोग अंग्रेजों के साथ शामिल हो रखे, इनके पिट्ठू बने हुए हैं, इनको भी साथ में लपेटो, तो आदि सब चीजें। अमीरों के घर लुटे गए। सिपाहियों के छिटपुट विद्रोह जल्द ही चौतरफा विद्रोह में बदल गया, कि छोटा सा सैनिक विद्रोह से शुरुआत हुई और जल्दी ही एक बहुत बड़ा, मतलब पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। सब लोग इसके अंदर शामिल हो गए। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया, कि ब्रिटिश शासन जो लगभग 100 वर्षों से अच्छी सी व्यवस्था 1757 से लेकर के 1857 और तात्कालिक ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। एकदम से सब कुछ उनकी व्यवस्था से बाहर, नियंत्रण से बाहर निकल गया। तो ये चीजें इसमें। असामान्य समय में सामान्य जीवन, अब सामान्य, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। जीवन सामान्य कैसे होगा, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम एक साधारण रूप से चल रहा था वो सारे के अंदर परिवर्तन आ गया। विद्रोह के महीनों में शहरों में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली के उर्दू अखबार जो 14 जून 1757 की रिपोर्ट क्या बताती है कि खाद्य संकट आ गया, कि आम दुकानों के ऊपर जो मिलने वाला जो भी खाद्य अनाज वगैरह है, बाजारों में कद्दू बैंगन तक नहीं है, आलू अरबी बासी और सड़ी हुई हैं। गरीब और मध्यम वर्ग बस देखते रह जाते हैं। कहने का मतलब है कोई भी चीजें बाजार में आयात निर्यात का जो क्रम है वो सारा का सारा मतलब टूट गया पूरा का पूरा। अब कोई भी व्यवस्था बची नहीं। बाजार तभी तो चलेंगे जब बाजार के अंदर आयात और निर्यात की प्रक्रिया निर्बाध चलती रहेगी। गांव से जो भी उत्पादन की चीजें हैं, चाहे फल सब्जियां कुछ भी लगा लो, वो निरंतर अगर बाजार में पहुंचती रहेंगी, बाजार के उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें। पानी का अभाव, पानी भरने वालों में काम बंद कर दिया गया। गरीब शरीफ लोग खुद घरों में पानी भर करके लाते थे। पानी की व्यवस्था, जो भी प्रशासनिक जो तंत्र चल रहा था वो पूरा का पूरा भ्रष्ट हो गया। महामारी का खतरा हो गया। कई मोहल्लों में आमदनी बंद हो गई, गंदगी फैल गई, मौत और बीमारियों ने शहर को महामारी की गिरफ्त में ले लिया। जब कोई भी उपद्रव होता है, कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी मतलब इस तरह की व्यवस्थाएं होती है, तो पूरी की पूरी जो चल रही प्रशासनिक व्यवस्था है पूरा प्रभावित होती है। और उससे क्या है, आम आदमी का जीवन है वो पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। उच्च वर्ग के लोग तो संसाधनों के माध्यम से उन चीजों तक पहुंचने की क्षमताएं रखते हैं, लेकिन आम आदमी फिर कहां जाए जो मूल रूप से एक प्रकार से प्रतिदिन कमाने और खाने वाली स्थिति वाली चीजें चलती हैं उनके घरों में, तो वो पूर्ण रूप से क्या है, प्रभावित हो जाता है। संचार के माध्यम और योजनाएं, इस क्रांति ने संचार के कौन से माध्यम थे, योजनाएं क्या क्या थी। छावनियों के बीच संचार कैसे हुआ, भाई एक छावनी के अंदर मान लो विद्रोह हुआ, मेरठ हुआ, तो मेरठ से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से उसके बाद अगर ये आगे राजस्थान के अजमेर की तरफ आए हैं तो अजमेर कैसे, मतलब इनके पास संचार कैसे हुआ होगा, या यहां से फिर ये बरेली गए हैं, या बरेली से फिर ये यहां से आगे कानपुर गए हैं या लखनऊ गए हैं, तो इनका जो संचार है वो पूरे भारत में कैसे फैला ये बताया गया है। 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, पत्र लिखा इन्होंने कि हमने धर्म की रक्षा के लिए कारतूस इनकार किया है, कि हमने हमारा जो धर्म है उसको बचाने के लिए गाय और सुअर की चर्बी जो हमारे धर्म का प्रतीक है उनको बचाने के लिए हमने क्या किया है, कारतूस से इनकार किया है और हमने विद्रोह किया है। सिपाही और संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सिपाही और संदेशवाहक, उनके द्वारा जो मूल रूप से सिपाही हैं, और उनकी एक गुप्त मतलब बैठकें चलती थी, पंचायतें होती थी। इतिहासकार चार्ल्स बाल के अनुसार रात को कानपुर के सिपाही लाइनें, जो सिपाही जहां जिस लाइन बैरिकों में रहते थे इकट्ठे, वहां पर क्या है, हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की पंचायतें जुटती थी। वहां पर स्थानीय जो मूल रूप से सूबेदार तक ही पद था, लेकिन जो अफसर वहां के स्थानीय हैं उनके माध्यम से एक बड़ी प्लानिंग और सुनियोजित तरीके से उनके मध्य एक पंचायतें चलती थी।
सामूहिक फैसले लिए जाते थे। तो उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया कि ये आसानी से नहीं हो 1857, इसके पीछे भी एक योजना थी और बड़े बड़े अफसर हैं इसमें शामिल थे। साथ में एक अंग्रेज अधिकारी सिस्टन और तहसीलदार, स्थानीय जो तहसीलदार हमारा भारतीय तहसीलदार है, उनके मध्य का भी विवरण देखने को मिला। इसमें क्या बताया गया है कि सीतापुर उत्तर प्रदेश का पुलिस इंस्पेक्टर सिस्टन है जो प्रशासनिक अधिकारी है, उसने बिजनौर के एक मुस्लिम तहसीलदार से कहा, मतलब जो पुलिस इंस्पेक्टर सिस्टन है इसको तहसीलदार ने कहा कि भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, कि आप भरोसा रखो हमारे ऊपर, हम जल्द ही इन विद्रोहियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, जल्द ही हम इनके ऊपर कामयाब हो जाएंगे। और वास्तविक रूप में जब मामला काबिल के हाथों में है, मतलब मामला हमारे प्रशासन के हाथों में है, बाद में इसका पता चलता है कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था, कि यह भी मूल रूप से विद्रोहियों के साथ में मिला हुआ था। अंग्रेज अधिकारियों ने बताने का प्रयत्न किया। तो कहने का मतलब आसान नहीं था। विद्रोह के अंदर बहुत से लोग इस सिस्टम से पूरे त्रस्त आ चुके थे, तब वो अंग्रेजों को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकना चाह रहे थे। वो एक अलग बात है कि राज सम्राटों के द्वारा, जो राजाओं के द्वारा इसका पर्याप्त सहयोग नहीं दिया गया, अन्यथा 1857 का जो उपद्रव है वो अंग्रेजों को यहां से खाली करना पड़ता, अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ता, क्योंकि मध्यम और अधिकारी, सैनिक, ये सब तो साथ हो गए थे, आम जनता, लेकिन एक जो सम्राट, राजा वगैरह हैं, उनका साथ नहीं मिला। नेता और अनुयायी, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और उनके अनुयायी कौन कौन थे? विद्रोहियों ने अंग्रेजों को पहले के नेताओं की शरण ली, विद्रोहियों ने अंग्रेजों से पहले के जो नेता हैं की शरण ली। अंग्रेज हैं, उन्होंने, विद्रोहियों ने अंग्रेजों से पहले के नेताओं की शरण ली, जो अंग्रेजों से पहले जो कोई नेता थे, जिनको अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था के माध्यम से हटा दिया था, उन सब के पास शरण ली। और जिनको हटाया था उनके पास भी एक अवसर आ गया कि अब अगर विद्रोही उनके पास है, अंग्रेजों ने हटाया है, तो एक अवसर है कि तुम दोबारा अपनी व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर सकते हो, अपना राजवंश पुनः ले सकते हो, अपनी पुरानी जो भी अपने अधिकार हैं, जो अपना राज सिंहासन है, वो वापस पा सकते हो। बहादुर शाह जफर, नाना साहिब कानपुर के, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह बिहार आरा, तो ये सारे के सारे हैं जब ये सब के सब जन दबाव के नेतृत्व को स्वीकार किया। ये सारे के सारे जन दबाव के बीच में आ गए और इनको फिर खुद को भी एक अवसर लगा कि आप लोगों के पास, खुद के पास भी एक अवसर है। क्योंकि जहां आपने देखा कि बहादुर शाह जफर को मुगल महल खाली सम्राट की उपाधि, नाना साहब को बोल दिया कि आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, झांसी की रानी है, उनका जो पुत्र है उसको मतलब ये अवैध घोषित कर दिया कि अब वो शासक इसका नहीं बनेगा, दत्तक पुत्र है। कुंवर सिंह प्रताप सिंह, कुंवर सिंह है बिहार के आरा के, ये एक बड़े जमींदार थे, इनको जमींदारी से हटा दिया गया। तो आदि सब चीजों की वजह से इन्होंने क्या नेतृत्व स्वीकार किया। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह, सांकेतिक नेतृत्व ग्रहण किया इन्होंने 11 और 12 मई को। और बाद में क्या है, ये दिल्ली भर में तो सितंबर तक चलता रहा ये आंदोलन, और फिर सितंबर के महीने से क्या है, दिल्ली के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया गया। और फिर तो क्या है, ये इलाई बख्श नामक एक गद्दार की कारण ये जो हुमायूं के मकबरे से पकड़े गए और इनके दोनों बेटों को गोली मार दी गई, बहादुर शाह जफर के, और इनकी जो बहादुर शाह जब जो जिन्नत महल है बेगम, उनको क्या है रंगून भेज दिया गया। उसके बाद में इनको भी यहां से निर्वासित कर दिया गया। तो इस तरह से इनके साथ दुर्गति हुई। कानपुर के नाना साहब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी हैं, इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, तो मूल रूप से ये इसके लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी है, ये जन दबाव में नेतृत्व किया, और इनका जो पुत्र है उसके लिए इन्होंने क्या किया कि मूल रूप से उनको मतलब दत्तक पुत्र माना गया, और झांसी का राजा मतलब मानने से इनकार कर दिया सरकार के, अंग्रेजों के द्वारा। तब इन्होंने क्या है नेतृत्व संभाला। लखनऊ की जो बेगम हजरत महल है, उसने अपने पुत्र बिरजिस कद्र, नवाब वाजिद अली शाह का जो युवा पुत्र है, वाजिद अली शाह को निकाल दिया गया कुशासन का आरोप लगा करके। 1848 से लेकर के 1856 के बीच में जो लॉर्ड डलहौजी बने थे, तो लॉर्ड डलहौजी ने हटा दिया था इनको एक कुशासन का आरोप लगा करके।
कुशासन का आधार कोई रखा ही नहीं, बोला अच्छे से शासन नहीं कर रहा है। आधार क्या है अच्छे शासन के? क्योंकि आम जनता तो इनके साथ है। जब आम जनता इनके साथ है, आम जनता, जनता के लिए तो शासन किया जाता है, और जब जनता सेटिस्फाई है इसका मतलब शासन तो सही है। लेकिन इनको क्या था, क्योंकि इनको वो लखनऊ का जो क्षेत्र है उसमें एक अच्छी सी अपनी एक नजर आ रहा था कि अच्छा राजस्व प्राप्त किया जा सके। अंग्रेजों का मूल आधार यही था कि आर्थिक लाभ अधिक से अधिक भारत से कमाया जा सके, और कोई इनको कोई व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं था। अनेक प्रकार के धार्मिक नेता, फकीर, शिवम्भू, पैगंबर भी विद्रोह का अलख जगा रहे थे। सभी जो भी धार्मिक नेता वगैरह हैं, जो कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी बैठे हैं, वो भी अपना अपना क्या है, सारे के सारे अपना काम कर रहे हैं। शाहमल ये एक मूल रूप से कहां का है? बागपत, बड़ौत परगना, बागपत उत्तर प्रदेश, बागपत उत्तर प्रदेश है, वहां का कौन है? जाट नेता है। जाट नेता ने गांव में, गोनू ने सिंहभूम में कोल आदिवासियों को संगठित किया। शामिल है, यह मूल रूप से जाट नेता है, बागपत उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का, जाटों का बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर इन्होंने जुलाई 1857 में अंग्रेजों के साथ में आमने सामने की गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ी इन्होंने। बाद में मारे गए, बाद में मारे गए, क्योंकि इनकी तो मूल रूप से इनके पास सेना छोटी थी, छोटा ही संगठन था, जाटों के लोग थे इनके साथ में, और अंग्रेजों की मूल रूप से एक बड़ी एक व्यवस्थित सेना। तो बाद में शहीद हो गए 1857 की क्रांति के अंदर। और अंग्रेजों ने क्या किया, इनका जो सर काट करके और मूल रूप से उसके ऊपर लटका दिया। कहने का मतलब है जो भाला वगैरह है उसके ऊपर लटका करके और पूरे बाजार में घूमे। तो ये नेतृत्व इन्होंने किया, सीधा बिना हथियारों के, सीधी गुत्थम गुत्था की लड़ाई। 1857 के विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन में विभिन्न लोगों ने अनेक काम किए। 1857 के दो विद्रोही, शाहमल और मौलवी अब्दुल्ला, अब दोनों के बारे में फिर पढ़ेंगे। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना, जाट नेता, रात रात गांव में जाकर के लोगों को संगठित किया। किसानों ने महाजनों के घरों को लूटा गया, पुल तोड़े गए, सड़कें खोद दी गई, ताकि अंग्रेज हैं वो ब्रिटिश सेना का जो संचार है या आने जाने का परिवहन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच संचार बंद कर दिया। एक अंग्रेजों के जो बंगला है उसको न्याय भवन बनाया इन्होंने। जुलाई 1857 के युद्ध में ये मारे गए, और अंग्रेजों ने भाले में इनका सिर है, सिर इनका धड़ से अलग करके भाले में लटका करके रखा। मौलवी अब्दुल्ला शाह, जिनको डंका शाह भी कहा जाता था, हैदराबाद में शिक्षित हुए। 1856 में जिहाद का प्रचार किया इन्होंने, जिहाद का प्रचार किया था इन्होंने। गांव गांव में घूमे, जिहाद का प्रचार किया था, गांव गांव घूमे। लखनऊ में पुलिस ने रोका। 1857 में फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहाई पर 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के नेता चुने गए ये लोग। उसके बाद में चिन्नाहट के युद्ध में हेनरी लॉरेंस की टुकड़ियों को हराया। 50,000 का इनाम रखा था इनके ऊपर, 50,000 का इनाम रखा था इनके ऊपर। तो समझ सकते हो आप उस समय में कितने महत्वपूर्ण थे ये। तो इन्होंने ये काम किया। इसके बाद में अफवाहें और भविष्यवाणियां, इन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया 1857 की क्रांति को फैलाने के लिए, कि विभिन्न प्रकार की अफवाहें उड़ी। जैसे चर्बी वाले कारतूस, कि चर्बी वाले कारतूस की यह मानी जाती है कि तात्कालिक समय में कोई घटना मतलब सत्य थी ही नहीं। एनफील्ड राइफल के कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह। दमदम शस्त्रागार बंगाल के अंदर, वहां पर एक खल्लासी से बात शुरू हुई। कहने का मतलब यह है कि दमदम जो शस्त्रागार है, जो जहां पर हथियार रखे हुए हैं, वहां पर एक निम्न जाति का जो खल्लासी वगैरह, जो साफ सफाई वगैरह का काम करने वाला एक आदमी, और वहां पर उसकी जो सेना में थे अवध का कोई सैनिक, अवध मतलब मूल रूप से ब्राह्मण सैनिक,
और जब वो खल्लासी उसको पानी पिलाने लगा तो उसने पानी पीने से मना कर दिया। उसने बोला तो निम्न जाति से संबंधित है पानी वगैरह, मैं तेरे हाथ से कैसे। तब कहीं उस खल्लासी ने बोल दिया कि तुम किस धर्म की बात कर रहे हो, मेरे पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो आपका धर्म तो वैसे ही भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि आपकी जो राइफलें आई हैं इनके कारतूस के ऊपर सुअर और गाय की चर्बियां हैं लगी हुई है और वो आपको मुंह से तोड़नी पड़ेंगी। धर्म की बात करते हैं इस तरह से, मतलब कहीं उन्होंने एक छोटी सी बात शुरू हुई और ये बात अफवाह में कब बदली, वास्तविकता क्या है इसके पीछे, समय काफी निकल चुका है, तो तथ्य इसके सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने आ ही नहीं पाए और आएंगे भी कैसे, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था अंग्रेजी व्यवस्था के अनुरूप चल रही थी। तो जो वो तथ्य लाएंगे वही सब तथ्य सामने आएंगे। उनके द्वारा ये चीजें मना कर दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये एकमात्र अफवाहें थी, वास्तविक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहने का मतलब इस चीज को अपन ये मान सकते हैं कि खल्लासी के द्वारा एक बात से शुरू हुई थी और जंगल की तरह आग की तरह फैल गई। तो ये सत्य थी या नहीं थी, इसका मतलब एक प्रकार से बात सिर्फ शुरू हुई थी। दूसरी, आटे में हड्डियां, यह माना जाने लगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन है उनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ है वो मांसाहार ही है। इसी वजह से वो उनकी जो सभ्यताएं हैं वो भी हमारे से आगे रही, क्योंकि उनको तुरंत ही खाने वगैरह से लेकर के समुद्री मछलियां वगैरह तत्काल मिल जाती थी। हमारे यहाँ पर कोई भी मांसाहार का प्रयोग नहीं करता था, स्थलीय भूमि है, कृषि और आदि सब चीजें, तो हम ज्यादा विकास और उनसे इस वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे तात्कालिक समय के अनुसार। तो मांसाहार का प्रयोग करते थे। तो उन्होंने बोला कि भारतीय लोगों की धीरे धीरे धर्म है उसको भ्रष्ट करना है, तो उनके आटे के अंदर जो हड्डियां हैं उनका चूरा मिला दिया जाए, ताकि वो धीरे धीरे क्या है उसी प्रकार की खान पान हो जाए और उसी तरह का उनकी मतलब एक आदत में शामिल हो जाए। तो ये भी माना जाने लगा, ये भी एक अफवाह मानी गई। अंग्रेजों ने बाजार में आटे, गाय, सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवाया है, लोगों ने आटा छूने से इनकार कर दिया। बल्कि अंग्रेज अधिकारियों ने कई बार इसको प्रमाणित करने का प्रयत्न भी किया, लोगों को भरोसा दिलाने का भी प्रयत्न किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके सामने यही आटा खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मिल में देखो वगैरह वगैरह। लेकिन अफवाहें तो अफवाहें होती है और अफवाहों के ना कोई पंख मतलब ना कोई आधार होता है ना कोई वो चीजें। तो ये सब चीजें इसके अंदर। चपातियों का सिलसिला गांव के अंदर ये फैला कि रात में गांव में कोई एक बूढ़ा बाबा आता है और वो चपातियां बांट करके जाता है, कि रात में गांव में चपातियां बंटती हैं। इसका अर्थ स्पष्ट था कि लोग इसे आने वाली उथल पुथल का संकेत मानते थे। उनका यह मानते थे कि एक प्रकार का संदेश है कि आप एक चपाती अपने दूसरे गांव में देके आओ। चपाती देने का मतलब यह था कि आप संदेश देकर के आओ कि आने वाले समय में हमारे को एकजुट होना है और अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा सा आंदोलन करना है। क्योंकि हमने देखा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रोटी और कमल का जो प्रतीक चिन्ह उन्हीं के द्वारा दिया गया था। अजीमुल्ला खां रंगाजी बापू गुप्ते लंदन में एक प्लान बनाया था कि 31 मई 1857 को सामूहिक पूरे भारत में एक साथ क्रांति की जाएगी। वो अलग बात है कि 10 मई को ही मेरठ के अंदर शुरू होगी, समय निर्धारित। क्रांति की असफलता का एक कारण भी जानते हैं अपन इसमें कि भी एक असफलता का कारण था ये। भविष्यवाणियां, कुछ भविष्यवाणियां थी कि 23 जून 1857 को प्लासी की जंग को 100 वर्ष हो जाएंगे, कि 23 जून को 100 साल हो जाएंगे और इसका मतलब 100 साल के बाद संभवतः इनका राज है वो खत्म हो जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी है। इनका राज 100 साल का ही था, तो इसलिए भी लोग मजबूत हुए कि संभवतः साथ में ऐसी कुछ अगर भविष्यवाणियां हैं तो अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। और लोगों ने इसकी ओर उत्तेजित किया, लोगों को एक प्रेरणा मिली कि शायद ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ होगा, ताकि 100 साल हो गए। तो कहने का मतलब अनेक प्रकार की, जैसे चर्बी वाले कारतूस संभवतः अफवाह मानी गई, आटे में हड्डियां संभवतः अफवाह, आधार इनका कोई मिला नहीं क्योंकि प्रमाणिक स्रोत कोई मिले ही नहीं, अंग्रेजी शासन था। उसके बाद में चपातियों का सिलसिला, गांव-गांव में जाकर के चपातियां बांटने का। और चपातियां बांटने का मतलब क्या था, मूल रूप से यह आधार रखा गया कि ये चपातियां बांट करके मतलब एक गांव से दूसरे गांव में संदेश भेजा जा रहा है कि आने वाले समय में हमें आंदोलन करना है। साथ में भविष्यवाणी कि 23 जून 1857 को जहां से अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, 23 जून 1757 को 100 वर्ष हो रहे हैं और अंग्रेजों का जो शासन है वो 100 ही वर्ष का है। तो इस आधार पर लोगों ने मजबूती से इसमें शामिल होना शुरू हुआ। लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों करते हैं, कि लोगों ने इन अफवाहों के ऊपर क्यों विश्वास किया, इनके पीछे के आधार क्या थे। अफवाहें तभी फैलती हैं जब उनमें लोगों के मन में दबे हुए डर और संदेह की
अनुगूंज हो। मतलब हम किसी भी अफवाह को कब मानते हैं? जब हमारे अंदर, हमारे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं हो, हमारे अंदर भय हो। भाई हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम मंदिर इसलिए तो जाते हैं कि भाई हमारे अंदर एक प्रकार का डर होता है। देखने को नहीं मिलता कि सबसे ज्यादा पूजा पाठ कौन करता है? जो सबसे ज्यादा अपराध करने वाला व्यक्ति। सबको तो नहीं बोल सकते अपन, लेकिन आधार माना जाता है कि ज्यादातर वही करते हैं। और जिनके मन में कोई छल कपट वगैरह नहीं है, वो कहां मंदिर? तो ये सारी चीजें, तो कहने का मतलब अफवाह पर लोग क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि उनके मन के अंदर एक जो डर है ना, वो एक दबा हुआ डर और एक संदेह की अनुगूंज है। उनके अंदर से कोई न कोई एक शंका निकल रही है, अंदर ही अंदर एक कुछ ना कुछ मतलब एक जगह बनाए हुए है। इस वजह से वो अफवाहों के ऊपर भरोसा करते हैं। 1820 के दशक में अंग्रेजों की नीतियों ने लोगों को गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी 1820 के अंदर, क्योंकि 1820 के दशक में सती प्रथा, बाल विवाह, उसके बाद में राजस्व के करों में भी वृद्धि, बलि प्रथा जैसी, दास प्रथा, जिनको अपन क्या है मूल रूप से हमारी एक धार्मिक संस्कारों के आधार पर मानते थे, जिनको हम हमारा धर्म मतलब हमारा एक प्रकार के धर्म के साथ जोड़ रखा था। सती प्रथा अच्छी नहीं थी, सत्यता है ये, और बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन हमने उन चीजों को हमारे माध्यम से हमने जोड़ रखा था कि भाई वो चीजें हम खुद, हमारी व्यवस्थाओं को हम खुद सुधारेंगे समय के साथ में। अंग्रेज हमारे साथ छेड़ कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी धार्मिक, हमारी सामाजिक, हमारी परंपराएं, हमारी आस्थाएं, इनके साथ में वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इन चीजों को अपन मानने को तैयार नहीं थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पश्चिमी शिक्षा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, जैसे गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने क्या किया कि उनका मूल आधार था लॉर्ड मैकाले है, उनको विधि या शिक्षा का अधिकारी बनाया और उनको यह लागू किया गया, उनके द्वारा यह किया गया कि हम यहां पर अंग्रेजी शिक्षा है उसको क्या है, हम माध्यम बनाएंगे। और जब हम अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाएंगे यहां का, तो अंग्रेजी शिक्षा के जो मूल आधार हैं, जो मौलिक तत्व हैं, जो उनके मतलब मूल्य हैं, उनको ये भारतीय अपने आप ग्रहण कर लेंगे। भाई जिस शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इन्होंने उस चीज को आधार बनाने का प्रयत्न किया विलियम बेंटिक ने, कि इन्होंने लॉर्ड मैकाले को बनाया और उन्होंने पश्चिमी जो शिक्षा है उसको एक आधार बनाने का प्रयत्न किया कि भारतीयों को हम पश्चिमी शिक्षा देंगे, और जब वो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भारतीय लोग पश्चिमी मूल्यों को प्राथमिकता देने लगेंगे। इसका मतलब पश्चिम की तरह सोचना शुरू कर देंगे, और वो हमारे यहां भारत में हमारे को लंबे समय तक जमा रहने में सहयोग करेंगे। तो ये चीजें, विचार और संस्थाओं ने सुधार की नीति का प्रयत्न किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 में, अनुच्छेद 17 के माध्यम से धारा 17 लागू की गई, और इसको राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के जो भाई की मृत्यु के बाद जब उनकी भाभी को सती किया गया, तो उनको मतलब धर्म सुधारक आंदोलन है हमारे, तो उनको लगा, तो उनके भी प्रयास इसमें शामिल थे। लेकिन विलियम बेंटिक, तत्कालीन गवर्नर जनरल, हिंदू विधवा विवाह को वैधता दी जाने लगी। हिंदू धर्म में पहले विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं माना जाता था, तो उसको वैधता दी जाने लगी कि उनको भी पुनर्विवाह, दोबारा विवाह कर सकें। तो ये चीजें, अवध, झांसी, सतारा जैसी रियासतों का अधिग्रहण 1848 से लेकर के 1856, लॉर्ड डलहौजी, अनेक महत्वपूर्ण रियासतों, सुधार के काम भी बहुत किए, लेकिन मूल रूप से इन बड़े चीजों में अवध का अधिग्रहण, झांसी को, सतारा, उदयपुर, संबलपुर, अनेक प्रकार की रियासतें उनको हड़प ली, अनेक प्रकार के उत्तराधिकार के नियम लगा करके कि अगर जिनका राजा का कोई बेटा नहीं है तो दत्तक पुत्र या उसका भाई राज सिंहासन पर नहीं जाएगा, वो सीधी की सीधी अंग्रेजी शासन के अंग्रेजी सम्राट के अधीन में चली जाएगी, अंग्रेजों के अधीन में आ जाएगी। ऐसी चीजें लागू कर दी गई। ब्रिटिश भूराजस्व, कानून और शासन की व्यवस्था लागू करना। ब्रिटिश भूराजस्व, 3-4 प्रकार के भूराजस्व लागू किए गए यहां पे। इस्तेमरारी बंदोबस्त 1793, 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कैप्टन रीड के द्वारा,
और फिर 1850 के दशक में महालवाड़ी बंदोबस्त। इस तरह से पूरे जो ब्रिटिश भारत है उसके ऊपर पूरे पर ये विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की गई। और विभिन्न व्यवस्थाएं लागू करने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, लेकिन स्थायी बंदोबस्त का लाभ भी ब्रिटिश सरकार को ज्यादा नहीं मिल पाया। उनको लगा कि जमींदार इसका ज्यादा लाभ उठा रहे हैं, तो उन्होंने व्यवस्था बदल दी, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी। राजस्व 3 व्यवस्थाएं, इस्तमरारी या स्थायी भी बोल सकते हैं, इस्तमरारी या फिर स्थायी बंदोबस्त भी बोल सकते हैं। दूसरी रैयतवाड़ी, और तीसरी कौन सी है? महालवाड़ी। ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में उक्त तीनों व्यवस्थाएं लागू की गई। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, लेकिन इसका लगा इनको कि लाभ ज्यादा वो उठा पा रहे हैं। फिर रैयतवाड़ी, सीधा किसानों से सीधा लाभ लेना। फिर गांव के माध्यम से महालवाड़ी, महाल मतलब गांव, तो आदि सब चीजें। ईसाई प्रचारकों की गतिविधियां, ईसाई प्रचारकों को 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को परमिशन दे दी गई कि वो भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। ईसाई धर्म प्रचार, तो ये महत्वपूर्ण इनका कारण रहा। तो ये अनेक प्रकार के इनके कारण रहे। साथ में लोगों को लगता था कि राज्य रजवाड़े, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज, भूस्वामित्व, ये सब कुछ हमारा नष्ट किया जा रहा है प्लानिंग के अनुसार, कि हमारे राजा रजवाड़े सारा नष्ट कर दिया, राजाओं से सारे अधिकार छीन लिए विभिन्न प्रकार के बंदोबस्तों के माध्यम से। साथ में इन्होंने धार्मिक रीति रिवाज, सती प्रथा, हिंदू धार्मिक उत्तराधिकार के नियम, विधवा पुनर्विवाह, बलि प्रथा, बाल विवाह आदि सब चीजें। भूस्वामित्व भी हमारा धीरे धीरे कि अनेक प्रकार से राजस्व अधिक से अधिक। तो इसका मतलब हमारा सब कुछ क्या है? नष्ट किया जा रहा है, हमारे को पूर्ण रूप से एकदम से पंगु बनाया जा रहा है। तो यह मतलब इनका मुख्य उद्देश्य एक हृदयहीन, पराई और दमनकारी व्यवस्था थोपी जा रही है। मतलब एक ऐसी पराई व्यवस्था जो हमारी है ही नहीं और वो हमारे ऊपर जबरन थोपी जा रही है। परिणाम क्या निकला? अफवाहें और ज्यादा तेजी से फैलने लगी। ठीक है। अवध में विद्रोह, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। किसने कहा था? ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध के बारे में। 1856 में औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया, अवध का अधिग्रहण कर दिया गया। अवध के जो शासक हैं वाजिद अली शाह, उनको कुशासन, अवध वाजिद अली शाह कुशासन का आरोप लगा दिया। कुशासन के आधार पर अधिग्रहण कर लिया गया। अब कुशासन का कोई आधार नहीं है। आम जनता है वो खुश है राजा से, राजा की व्यवस्थाओं से, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहा है। आधार कोई रखा ही नहीं कि कौन सा अच्छा काम या अच्छा काम के मानक क्या है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने क्या किया 1856 में, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था? बोल दिया था इन्होंने बहुत पहले कि इसको लेना है, क्योंकि मूल रूप से गंगा घाटी का क्षेत्र है, ये उपजाऊ है बहुत ज्यादा। इस वजह से 1801 में सहायक संधियां, 1798 से लेकर के 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा नवाबों की सेना खत्म कर दी गई, अंग्रेज टुकड़ियां तैनात कर दी गई, एक रेजिडेंट रखा जाने लगा, रेजिडेंट अंग्रेज अधिकारी रखा जाने लगा। साथ में किसी राजा से मित्रता, युद्ध, मित्रता किसी भी के साथ नहीं कर सकते आप। विदेशी संबंध नहीं रख सकते किसी से, विदेशी संबंध।
ये सब चीजें क्या कर दी, इनको बैन कर दी गई कि कोई भी ये है इस रेजिडेंट के अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। सेना भी नष्ट कर दी गई, सेना है उसको मतलब खत्म कर दिया गया। एक अंग्रेजी सेना रखी जाने लगी, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। 1851 के अंदर लॉर्ड डलहौजी गिलास फल की टिप्पणी कर दी 1851 में, और 1856 में अधिग्रहण कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक कार्यकाल रहता है इनका, और ये विभिन्न प्रकार के, कहने का मतलब सतारा, उदयपुर, संबलपुर, झांसी, अवध आदि सब क्षेत्रों को क्या करते हैं, ये अधिग्रहित कर लेते हैं। और 1856 में अवध का औपचारिक अधिग्रहण कर लिया गया। वहां के जो शासक वाजिद अली शाह है उनको कलकत्ता में निष्कासित कर दिया गया, पेंशन के ऊपर भेज दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, यहां से निकाल दिया गया अवध से। देश से जान जा चुकी थी अवध की पीड़ा। अवध के लोगों ने मतलब ये लगा कि जैसे अवध के जो राजा को निकाल दिया, क्योंकि राजा के प्रति प्रजा का एक मतलब एक आधार रहता है, राजा के प्रति स्नेह रहता है, राजा के प्रति एक अच्छा सा मतलब अच्छी एक उदाहरण रहता है इनके लिए। तो नवाब का जब निष्कासित किया जाने लगा तो वाजिद अली शाह को अच्छी तरह से शासन न चलाने का बहाना बना करके हटाया गया। लोग हैं कानपुर तक रोते हुए उनके पीछे गए, लखनऊ से हटाया गया, कानपुर तक लोग रोते हुए इसके पीछे गए। तो इसका मतलब शासन तो अच्छा ही था, क्योंकि बहुत से लोग उनके समर्थन में हैं। एक प्रेक्षक ने लिखा है कि देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान है, दरबार संगीत कला कारीगरी सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रभाव अंग्रेजों का हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो इस दरबार से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। माना जाता है कि संभवतः इस समय के अंदर अगले 48 घंटे तक पूरे अवध में कोई चूल्हा ही नहीं जला था। तो कहने का मतलब ऐसी कुछ पीड़ाएं दिखाई गई है इसमें। ताल्लुकदारों की बर्बादी, एक मुश्त बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त 1856 से ताल्लुकदारों की जागीरें छीनी। जो वहां पे ताल्लुक मतलब एक छोटा सा एक जमीन का एक हिस्सा जिसको तालुका बोला जाता है, उसके अंदर जिसको जो एक राजस्व लेने की व्यवस्था होती है उसको ताल्लुकदारी व्यवस्था बोलते हैं। तो मूल रूप से वो जो उनकी जागीरें छीनी जाने लगी, अंग्रेजों से पहले 67% गांव ताल्लुकदारों के पास थे। जब अंग्रेज राजा नहीं थे, हमारे स्थानीय जो राजा थे उस समय ताल्लुकदार हैं वो जमींदार, एक प्रकार से जमींदार बोल सकते हैं अपन उसको, सामंत बोल सकते हैं या स्थानीय सेनापति बोल सकते हैं। तो उनके पास लगभग 67% जो गांव है वो स्थानीय ताल्लुकदारों के पास हुआ करते थे। और जब अंग्रेज आए उनके पास घट करके आधे रह गए, 38% रह गए, तो उनसे छीने जाने लगे। जो भी ताल्लुकदार या जमींदार उनको लगा कि ये राजा का पक्ष लेने वाला है तो उससे क्या है, उसके राजस्व जो क्षेत्र है वो छीन लिया जाता था दूसरे को, ताकि वो उसका अंग्रेजों का पिट्ठू बना रहे, ताकि कभी उनका विरोध ना कर सके, एक बिचौलिया बना रहे उनके लिए। किसानों पर राजस्व 30 से 70% तक बढ़ा दिया गया। ना ताल्लुकदार खुश थे और ना काश्तकार, ना किसान खुश थे, ना जमींदार खुश थे, क्योंकि आपका 30% पहले राजस्व लगता था, मतलब जो यहां के राजाओं के, स्थानीय राजाओं के समय अवधि में, बाद में बढ़ा करके उसको 70% कर दिया गया। आप सोचो कि जब आपके घर में 10 बोरी अनाज है और उसमें से 7 बोरी अगर राजा उठा ले गया या जो भी व्यवस्था उठा ले गई तो आपके पास बचेगा क्या? तो सभी नाराज हैं, क्योंकि अगर 70% तक सीधा कर दिया गया तो अब ताल्लुकदार भी कुछ अतिरिक्त नहीं ले सकते। नहीं तो ताल्लुकदारों के पास भी 30% होता था तो ताल्लुकदार भी थोड़ा बहुत बढ़ा करके ले लेते थे, उनकी खुद की भी आमदनी और उनका खर्चा निकलता था, वो भी एक अच्छी सी आजीविका और अच्छी स्थिति में आ जाते थे। तो ये सारी की सारी व्यवस्था इस समय बिगड़ने लगी। विद्रोही क्या चाहते थे? 1857 के जो विद्रोह हैं वो क्या चाहते थे? एकता की कल्पना की उन्होंने। विद्रोहियों की घोषणाओं में जाति धर्म का भेद किए बिना सभी तबकों को आह्वान लिखा था उन्होंने। क्या चाहते थे कि सारे के सारे कि सभी एकता के सूत्र में बंधना, कोई जाति भेदभाव नहीं, सबका मूल उद्देश्य था अंग्रेजों को बाहर निकालना। बहादुर शाह के नाम से जारी घोषणा में
मोहम्मद और महावीर दोनों का नाम लिखा गया, दोनों की दुहाई दी गई। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों की साझी लड़ाई बताया गया कि ये लड़ाई है, ये मूल रूप से हमारी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के लड़नी है, हमारे राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। हमारी यहाँ के स्थानीय लोगों की जाति और दूसरे क्षेत्र की जो जाति विशेष के लोग हैं, जो दूसरे क्षेत्र विशेष के लोग हैं, उनको यहाँ से निकालना है। तो इस आधार पर इनको रखा गया। यह सर्वे विदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता से उत्पीड़ित थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं, और ये दोनों के दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी जो अंग्रेज हैं उनसे पीड़ित थे। आजमगढ़ की घोषणा की गई 25 अगस्त 1857 को। मतलब ये घोषणा में बोला गया ये शब्द कि अंग्रेज हैं, ये अधर्मी हैं और हिंदू और मुस्लिम दोनों के खिलाफ हैं ये, और हम दोनों को मिलकर के इनको यहां से निकालना है। दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने बरेली में हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ, बरेली में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। तो ऐसी मतलब ओछी हरकतें करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने, फूट डालो राज करो की नीति अपनाना शुरू कर दिया था। तो ये हमारे को प्रारंभिक मतलब साक्ष्य मिलते हैं कि इन दोनों के मध्यता की, लेकिन यह कोशिश नाकामयाब रही और आगे जाकर के इन्होंने इसको और भारत पाकिस्तान जैसी चीजें बनाने में सफल हो जाते हैं। आजमगढ़ की घोषणा, आजमगढ़ के अंदर इन्होंने क्या किया कि विभिन्न वर्गों की मांगें रखी, जिसमें जमींदार, व्यापारी, सरकारी जो कर्मचारी हैं, कारीगर हैं और पंडित और फकीर हैं, इन सब की क्या क्या मांगे हैं, कैसे कैसे इन्होंने अपनी मांगे रखी। तो जमींदार हैं, इनकी क्या मांगे थी आजमगढ़ की घोषणा में? भारी भू राजस्व, जागीरों की नीलामी, अदालतों में बेइज्जती बंद हो, बादशाही सरकार में जमा हल्का रहेगा। बादशाही सरकार में जो जमा है वो हल्का रहेगा। मतलब इन्होंने कहा, इनकी जमींदारों की मांगे क्या थी कि इस समय में बहुत भारी भू राजस्व हो रहा है और जागीरों की नीलामी हो रही है। पिछले अध्याय में हमने 5वीं रिपोर्ट देखी थी, वर्धमान बंगाल का विवरण देखा था हमने, किस प्रकार जागीरों को अधिक से अधिक नीलाम किया जाता था, फिर वो जागीरदार राजा ही खरीद लेता था, वो पिछले अध्याय में हमने। अदालतों में उनकी बेइज्जती बंद हो, कि जागीरदार हैं उनकी, जो जमींदार हैं उनकी अदालतों में बेइज्जती बंद हो, उनको एक सम्मान का पद मिले, क्योंकि एक एक जमींदार के अधीन में 400 गांव, एक अच्छा पद था उनके पास में, एक अच्छी स्थिति थी। बादशाही सरकार में जमा हल्का रहेगा, मतलब बादशाही जो सरकार, जो उस समय में जो हमारी यहाँ मुगल सरकार चल रही थी, उसी की जो स्थितियां है वो पुनः उनके बराबर ही, मतलब वो चीजें यहाँ पर बहाल हो। व्यापारी क्या चाह रहे थे कि अंग्रेजों का व्यापार एकाधिकार खत्म हो, कि व्यापारी चाह रहे थे कि अंग्रेजों का जो एकाधिकार है व्यापार के ऊपर वो खत्म हो, व्यापार को सबको समान अवसर मिले व्यापार के लिए, जमीन और पानी दोनों रास्तों से देशी और व्यापारी को व्यापार में छूट मिले, कि अंग्रेजी व्यापारियों को जो विशेष प्रकार के लाभ मिल रहे हैं वो लाभ न मिलकर के सभी को बराबर मिले। ऐसा ना हो कि यहाँ के स्थानीय भारतीय व्यापारी हैं उनको अलग से मतलब रियायतें दी जा रही हैं, या उनको अलग से ज्यादा राजस्व चुकाना पड़ रहा है, तो आदि सब चीजें। सरकारी कर्मचारी, उनकी पद प्रतिष्ठा अंग्रेजों को यह बंद हो, कि जो मूल रूप से जो अंग्रेजों के लिए बड़ी पद प्रतिष्ठा, जैसे हमने देखा कि भारतीय सैनिक का अधिकतम पद सूबेदार तक जा सकता था और वेतन में भी 6 से 7 गुना कमी थी अंग्रेज और सम्मान पद के ऊपर, तो ये बंद हो। बादशाही सरकार में 200 से 300 रुपए मासिक और ऊंचे ओहदे मिलेंगे, तो उनको यह आशा थी कि अगर हम यहां पर तो हमारे को सही से मिल नहीं रहा है, और अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे को ऊंचे ओहदे भी मिलेंगे और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। ये इनकी मांगे थी। कारीगर हैं, वो इंग्लैंड के माल से बुनकर, बढ़ई, लोहार, मोची सब बेरोजगार हो गए थे। स्थानीय शिल्प व्यापार हमारा पूर्णतः चौपट हो गया था। कुटीर लघु उद्योग सारे के सारे जो हमारी कलाएं थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारतीय व्यापारियों की हड्डियां हैं वो मैदान में बिखरी पड़ी हैं।
मतलब क्या हुआ कि हमारे जो व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, शिल्प कला को जानने वाले हैं, उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था। बादशाही सरकार अगर हमारे वापस जो अंग्रेजी सरकार हटने के बाद हमारा जो परंपरागत सरकार वापस आएगी, उस सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं की सेवा में वापस तैनात किया जाएगा और एक अच्छी स्थिति वापस आएगी। पंडित और फकीर की क्या आशा थी कि यूरोपीय हैं, वो दोनों धर्मों के शत्रु हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के शत्रु हैं, यूरोपियन लोग हैं। वो एक नया धर्म, ईसाई धर्म यहाँ फैलाना चाह रहे हैं। धर्म की शिक्षा के लिए इस पवित्र युद्ध में हिस्सा लेना सबका फर्ज है। उन्होंने प्रेरित करना शुरू किया कि हमें धर्म की लड़ाई है और हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ है जो यूरोपियन है वो। इस तरह की चीजें इन्होंने बढ़ानी शुरू की। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ और वैकल्पिक सत्ता की तलाश। उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोही ब्रिटिश राज यानी फिरंगी राज से जुड़ी हुई हर चीज को खारिज करते थे। प्रत्येक जो ब्रिटिश राज से जुड़ी हुई चीज है उनको हटाने का प्रयत्न करते थे। स्वराज को लाने का प्रयत्न, उन्हीं के बारे में विदेशी कपड़ों की होलियां जलाना, विदेशी जो शिक्षा है उसका विरोध करना, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना, सूदखोरों के बही खाते जलाए, जो मूल रूप से अंग्रेजों के समय में जो कुछ छोटा मोटा मतलब कुछ प्रतिशत लोग जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया और एक ऐसी मतलब संपत्तियां बनाई, उनका विरोध करते थे ये कि सूदखोर है। क्योंकि जब राजस्व ज्यादा लिया जाता था तो आम किसान है या काश्तकार है वो अपने जो सामाजिक कार्य करने के लिए सूदखोरों पे डिपेंड रहने लग गया। कोई भी जब उसको जो घरेलू कोई उत्सव वगैरह मनाने पड़ते तो सूदखोरों के पास जाकर के ऋण लेना पड़ता था और ऋण के बदले क्या है, अच्छी जमीन सूदखोर अपने यहाँ पे लिखवा लेते थे और धीरे धीरे अच्छी जमीनों के ऊपर नियंत्रण सूदखोरों का होने लग गया। तो ये भी उन्होंने उनकी क्या है बही खाते जलाए, उनके घर तोड़े गए, शहरी सम्राट को बेइज्जत किया गया। यह परंपराओं की ऊंच नीच को खत्म करने की कोशिश थी कि ऐसी चीजें की गई कि जो शहरी और ग्रामीण दोनों के अंदर जो विभेदताएं आ रही थी तो उसको खत्म करने का प्रयत्न किया गया। ऊंच और नीच वर्ग दोनों के अंदर जो मतलब जो संपत्ति का गैप आ रहा था उसको कम करने का प्रयत्न किया गया। एक अधिक समतापरक समाज की कल्पना की गई, समान रूप से समाज है उसकी कल्पना की गई कि समाज में सबका विकास, सबका कल्याण, सबको समान अवसर मिले, सबको आगे बढ़ने का सारी चीजें ऐसी हों। वैकल्पिक शासन, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में विद्रोहियों ने शासन संरचना स्थापित की। तो हमने देखा है दिल्ली बहादुर शाह जफर, लखनऊ मूल रूप से बेगम हजरत महल, उसका बेटा बिजरेस कादिर, कानपुर नाना साहब या धोंदू पंत। तो इन्होंने मतलब पुरानी दरबारी संस्कृति, पदों पर नियुक्तियां, भू राजस्व वसूली, सैनिकों के वेतन का इंतजाम 18वीं सदी के मुगल जगत से अवध के 1857 के अंत तक हुकूमत की श्रेणियां वजूद में थी कि इस समय तक भी इनकी ये जितनी भी श्रेणियां 18वीं सदी के मुगल जगत से संबंधित जो भी श्रेणियां हैं, ये सारी पदों की नियुक्तियां, भू राजस्व वसूलियां, पुरानी दरबारी संस्कृति वो अभी तक भी बनी हुई थी। अवध में 1857 के अंत तक हुकूमत की श्रेणियां वजूद में थी। 1857 के बाद में क्या है, जब 1857 का जो विद्रोह होता है उसके बाद में कंपनी का ब्रिटिश शासन है वो पूरा का पूरा ब्रिटेन की साम्राज्ञी के अधीन चला जाता है। ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने 1858 में घोषणा पत्र जारी किया और पूरे भारत को सीधा का सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन ले लिया, कंपनी के अधीन नहीं छोड़ा। अभी यहां से पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश संसद से मॉनिटर होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी वजूद है यहां पे खत्म हो जाता है। विद्रोही 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जब 1757 के युद्ध, 1764 के युद्ध और आदि सब युद्धों के बाद में जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर धीरे धीरे करके पूरा का पूरा तंत्र हमारे ऊपर स्थापित कर दिया, वो पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए और जो पहले व्यवस्था चली आ रही थी परंपरागत रूढ़िवादी या जो मुगल व्यवस्था या जो हमारे यहाँ पर राज व्यवस्था थी वही लागू हो जानी चाहिए वापिस। हम इस व्यवस्था से अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। दमन और विद्रोह को कुचलना शुरू हुआ। सितंबर माह में
आते आते सितंबर तक तो पूरा दिल्ली है वो, और फिर दिल्ली को ही एक तरफ से शुरुआत की, और फिर क्या है, पूरे भारत में प्रत्येक क्षेत्रों के अंदर दमन चक्कर चला, जो 1859 तक जाकर के खत्म हुआ। मई जून 1857 में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। 12 मई 1857 को जब दिल्ली पर अधिकार हुआ, और फिर मई के अंतिम समय में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। फौजी अफसरों, आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने और सजा देने का अधिकार दे दिया। पहले सजा देने का अधिकार मूल रूप से मतलब जो न्याय प्रणाली से संबंधित थे उन्हीं को था, लेकिन इसके बाद में सभी जो अंग्रेजी अधिकारी हैं उनको सबको दे दिया कि आप अगर जो भी कोई इस तरह की जो घटना में संलिप्त पाया जाता है उसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं और सजा दे सकते हैं, और सजा एकमात्र ही थी क्या, मौत। जो भी कोई इस सजा, कुल मिलाकर के इस आंदोलन को क्रूरता के साथ कुचलना उनका मुख्य उद्देश्य था। दिल्ली पर दो तरफा हमला किया उन्होंने, कलकत्ता और पंजाब दोनों तरफ से। जून 1857 में शुरू हुआ और सितंबर तक दिल्ली के ऊपर वापिस नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल से सेना बुलाई गई और पंजाब के अंदर जो भी अंग्रेजी सेना थी उनको बुलाया गया। गंगा के मैदान में धीमी बढ़त हासिल की, गांव गांव दर दर जीतना पड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र है वो पूरा का पूरा विद्रोहियों के अधीन में था, जहां उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अधीन में था। अवध में 3/4 वयस्क पुरुष विद्रोह में थे। मार्च 1858 में जाकर के इसको नियंत्रण मिला। विद्रोह होने के लगभग 8 महीने के बाद इनको नियंत्रण प्राप्त कर सके। फूट डालो नीति अपनाई इन्होंने, वफादार जमींदारों को जागीर प्रदान की। अंग्रेजों ने भी फूट डालो की नीति अपनाई कि जो जिन लोगों ने वफादारी दिखाई उनको जागीरें लौटाने का वादा किया, कि तुम्हारे को जो पूर्व में जो जागीरें ब्रिटिश जो मुगल काल में जो मिलती थी वही जागीरें आपको वापस लौटा दी जाएंगी, और भी ज्यादा जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोही जमींदारों को बेदखल किया गया और उनको कहा गया कि जो जो विद्रोही हैं उनकी सारी जागीरें जब्त हो जाएंगी, सजा भी मिलेगी उनको। तो ऐसे मतलब नीतियों का पालन किया जाने लगा। विद्रोह की छावनियां, स्रोत और दृष्टिकोण। विद्रोह के बारे में हमारे पास मुख्यतः बहुत कुछ दस्तावेज हैं नहीं। अंग्रेजी जो दस्तावेज हैं, उस समय में अंग्रेजों के द्वारा जो भी दस्तावेज लिखे गए हैं, जो भी चिट्ठियां उच्च अधिकारियों को एक दूसरे को सैन्य व्यवस्थाओं के लिए या मूल रूप से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, घटनाक्रम को जानने के लिए चिट्ठियां, तात्कालिक अधिकारियों की डायरियां, उनके द्वारा लिखी गई, यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त थे उस समय यहाँ पे पोस्टेड थे, उनके द्वारा आत्मकथाएं, सरकारी इतिहास, विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं और नेताओं के पत्र भी उपलब्ध हैं। तो बहुत कुछ ज्यादा हमारे पास तथ्य नहीं है, लेकिन इतनी सब चीजें हैं हमारे पास इनको रेखांकित करने के लिए, इनका मतलब निचोड़ निकालने के लिए कि मूलतः ये किस तरह से क्या घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ। ब्रिटिश दृष्टिकोण, विद्रोहियों को बर्बर बताया गया। ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार उनको यह कहा गया कि ये बिल्कुल असभ्य हैं, बर्बर हैं, जंगली हैं, बिल्कुल इनको समाज में रहने का कोई सलीका नहीं है, इस तरह की चीजें। अंग्रेजों को नायक दिखाया गया, उनका गुणगान, उनके प्रतिशोध की मांग को हवा दी जाने लगी। अंग्रेजी अखबारों के अंदर दिखाया जाने लगा, प्रतिदिन उनको महानता से प्रदर्शित किया जाने लगा। जैसे जैसे विद्रोही अपने क्षेत्र से पराजित होते गए और जो उनको सेनापति जीतता गया, उसका एक अलग ही गुणगान किया जाने लगा। भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, कि भारत के जो राष्ट्रवादी अखबार वाले थे, राष्ट्रवादी का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, समर्पण, राष्ट्र की अच्छे विचार, राष्ट्र को सकारात्मक भावना से ऊपर लाने का प्रयत्न। तो जो वो अखबार थे, उन्होंने विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। विडिकर सावरकर ने भी पुस्तक लिखी है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करके। तो कहने का मतलब जो राष्ट्रवादी हमारे जो भारतीय इतिहासकार थे या जो दृष्टिकोण वाले थे, उन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। यहाँ के नेताओं को राष्ट्रीय नायक के रूप में चित्रित किया। हमारे जिन जिन नेताओं ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या महक परी मूल रूप से
बेगम हजरत महल या फिर नाना साहब, बहादुर शाह, खान बहादुर शाह आदि सब चीजों को क्या है इन्होंने नायकों के रूप में दिखाने का प्रयत्न किया। कुछ चित्र दिखाने का प्रयत्न किया, चित्र के माध्यम से प्रतिशोध, दहशत, दया और मजाक आदि सब चीजें वहां के उस समय के जो भी चित्रों अखबारों की मतलब मुख्य हेडिंग में इस तरह के चित्र वहां पर छपने लगे। जैसे इस प्रथम चित्र में दिखाया गया है जस्टिस 12 सितंबर 1857 का न्याय की रूपात्मक स्त्री छवि को दिखाया गया है, जो तलवार और ढाल लेकर के सिपाहियों को पैरों तले कुचल रही है। मतलब इस तरह का चीजें दिखाई गई कि जैसे ये एक महिला है, ये एक अंग्रेज महिला है, एक अंग्रेज महिला है, और इसने क्या किया, इस अंग्रेज महिला ने क्या किया है, ये मूल रूप से क्या है, भारतीय सिपाही है, भारतीय मतलब स्वतंत्रता संग्राम वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक हैं। और इनको क्या दिखाया गया कि ये क्या है, अपनी देखो ये तलवार और ये ढाल लेकर के क्या है इनको कुचल रही है, ऐसे अखबार दिखाए जाने लगे। साथ में इन्होंने क्या दिखाया गया, द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, इसमें गवर्नर जनरल जो कैनिंग है इसने नरमी का मजाक उड़ाया गया। जैसे 1857 की क्रांति है वो थोड़ी शांत होती है, तो कैनिंग है, ये लॉर्ड कैनिंग, ये उस समय में गवर्नर जनरल था, तो इन्होंने क्या कहा कि ये एक प्रकार की अफवाहें और एक असंतोष का मतलब एक कारण था कि भाई भारतीय सैनिकों में असंतोष फैल गया। इससे पहले हम लंबे समय तक भारतीय सैनिकों के साथ में रहे हैं, तो हम लोग क्या हैं, भारतीय सैनिक कितने ज्यादा बुरे नहीं है। इन्होंने क्या है, इनका एक सकारात्मक पक्ष दिखाने का प्रयत्न किया कि हमारे को भारतीय सैनिकों का वापस विश्वास जीतना है, न कि विद्रोह को क्रूरता के साथ, जैसे इन्होंने दिखाया कि विद्रोहियों को तोबू से उड़ाया गया, फांसी दी गई, इन सजाओं की तस्वीर दूर दूर तक पहुंची, मतलब कि इनको फांसी दिया जाना या तोबू से उड़ाया जाने के बजाय इनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना, आकर के इनको वापस हमारे को भरोसे में लेना है। तो जब ऐसे कार्टून्स दिखाए जाने लगे लॉर्ड कैनिंग, और ये मूल रूप से क्या है, ये भारतीय सैनिक को दिखाया गया है, तो इनका मजाक दिखाया जाने लगा कि जो कैनिंग है ये क्या कर रहा है, ये दया भाव दिखा रहा है, दया भाव दिखा रहा है किस पर, भारतीय सैनिक पर, भारतीय सैनिक पर। और भारतीय सैनिक को क्या दिखाया गया है कि भारतीय जो सैनिक है ये क्या है, तलवार ले रखी है, तलवार लिए, और तलवार भी क्या है, खून से रंगी हुई है, कि खून से रंगी हुई जो तलवार है ये दिखा रखी है। बोला इसके सिर के ऊपर हाथ दिखा करके दया दिखा रहे हैं, जिसके हाथ में खून से रंगी हुई तलवार है वो कभी भी इसके अंदर चुबो देगा, मतलब ऐसे दिखाने का प्रयत्न किया गया। इसका उपहास उड़ाया गया कैनिंग का, बल्कि कैनिंग ने कहा कि मैं जब यहाँ पर वाइस राय हूँ, गवर्नर जनरल हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ के जो सैनिक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका वापिस दया और एक वापिस भरोसा उनका जीतना चाहिए, आदि चीजें। साथ में ये चित्र दिखाने का प्रयत्न किया गया, जहां ये मूल रूप से बंगाली टाइगर, जो बंगाल का जो शेर है, और ये ब्रिटिश महिला है, तो इनको चित्रित किया गया कि एक बंगाल का जो शेर है, बंगाल का जो टाइगर, मतलब टाइगर, बंगाल का टाइगर, और ये क्या है, ब्रिटिश महिला, ब्रिटिश महिला, तो इसको क्या है, नोचने का प्रयत्न कर रहा है। और ये क्या है, ब्रिटिश शेर है, और ये क्या है, उसको टाइगर को खा रहा है, ऐसे करके बचाने का प्रयत्न किया गया। तो आदि सब चित्रों के माध्यम से मतलब ऐसा चित्रित किया जाने लगा कि उस समय में क्या है, लोगों की भावनाओं को जोड़ने लगे, क्योंकि अखबार अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। लोग जैसा पढ़ेंगे, जैसी चीजें उसमें देखेंगे, उसी के अनुसार लोगों के भाव और मन के विचार हैं वो प्रदर्शित होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें 1857 की क्रांति के रूप में मूल रूप से सामने आने लगी। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना और काल रेखा, हमारे जो राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति प्रेम,
त्याग, समर्पण आदि के भावों के आधार पर अनेक प्रकार की राष्ट्रवादी कल्पनाओं को दिखाया जाने लगा, जो मूल रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलनों ने 1857 की क्रांति से प्रेरणा मिली। इस क्रांति को उन्होंने एक सकारात्मक तरीके से दिखाने का प्रयत्न किया, एक प्रेरणा के स्रोत के माध्यम से प्रदर्शित करने का मतलब कारण ढूंढा उन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई को घोड़े पर तलवार लिए हुए मर्दाना योद्धा के रूप में दिखाया गया। 18 जून 1858 को जब रानी लक्ष्मीबाई का ब्रिटिश सैन्य अधिकारी होर्यूज के सामने जब सामना हुआ, तो होर्यूज ने भी यही कहा था कि ब्रिटिश जो ये झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है वो एकमात्र मर्द थी झांसी की सेना में, एकमात्र मर्द बताया था इनको भी होर्यूज ने। 18 जून को शहीद हो गए थे रानी लक्ष्मीबाई। तो इनको चित्रित किया गया, इनके रूप में चित्रित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा पंक्ति लिखी, खूब लड़ी वरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी आधार पर क्या है, झांसी वाली रानी है, उनको एक राष्ट्रवादी कल्पना के आधार पर, और आज भी हम इन चीज को गौरव के साथ जोड़ते हैं, आज भी हम इन चीज को एक गौरवपूर्ण इतिहास के साथ में हम संजो करके रखते हैं कि ऐसी ऐसी महिलाओं ने हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महान भूमिका निभाई। तो ये सब चीजें प्रमुख तिथियां। 1801 में अवध में सहायक संधि, अवध के लिए सहायक संधि लागू की गई। लॉर्ड वेलेजली लेकर के आए थे, पहले भी चर्चा कर चुके अपन। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की गई। 1856 में वाजिद अली शाह को हटाया और अवध का अधिग्रहण किया डलहौजी के द्वारा। डलहौजी था यहां पर, तो इनके द्वारा 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह हुआ और 12 मई को पहुंचे दिल्ली है। तो पहला विद्रोह यहीं से शुरू हुआ। 11-12 मई को दिल्ली पहुंच गए, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व किया इन्होंने। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह शुरू हुआ। महक परी ब्रिजेश कद्र के मतलब नेतृत्व के आधार पर कि ब्रिजेश कद्र को राजा बनाया जाए। 30 जून को चिन्नाहट में अंग्रेजों की हार हुई। 30 जून को एक युद्ध हुआ चिन्नाहट के अंदर, तो उसमें अंग्रेजों की पूर्णतः हार हुई। 25 सितंबर हैवलाक और आउटर में लखनऊ की रेजिडेंसी के अंदर इन दोनों ने क्या है लखनऊ की सेना को पराजित किया। जून 1858 में झांसी की रानी युद्ध में 18 जून 1858 होर्यूज। जुलाई 1858 शाहमल के युद्ध में मृत्यु। 1857 है ये। 1857 में शाहमल की मृत्यु। शाहमल कौन था? जाट नेता। पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली, पहले भी उद्धरण आया था। जाट नेता था ये, बागपत क्षेत्र का, बागपत यूपी, उस क्षेत्र में जाट बाहुल्य क्षेत्र। और अंग्रेजों के साथ में इन्होंने क्या है उस क्षेत्र के अंदर पूरे के पूरे क्षेत्र में इन्होंने जो दूर संचार है वो बाधित किया था, रेलवे पटरियां हटा दी थी, गांव-गांव में जाकर के लोगों को युवाओं को प्रेरित किया था, छोटी सी सेना बनाई थी और अंग्रेजों के साथ में सीधी प्रत्यक्ष युद्ध हुआ था इनका। अंत में अंग्रेजों ने इनको मारा था और मार करके इनका जो सर काट करके भाले के ऊपर लटका करके पूरे गांव में लेकर के घुमाया था। तो ऐसे कुछ उदाहरण हमारे को मिलते हैं। तो मूल रूप से 1857 की क्रांति एक कोई छोटा टॉपिक नहीं। 1857 की क्रांति बहुत व्यापक है, 6 से 7 घंटे की क्लास है, लेकिन हमारे को मूल रूप से क्या है 12वीं NCERT के 12वीं के बच्चों के मतलब आधार को रखते हुए उनको जितनी मतलब इस टॉपिक के NCERT में दिया हुआ है उन्हीं विवरणों को और कुछ विवरण अतिरिक्त हमने इसमें मतलब इसमें डाले हैं ताकि उनकी समझ के आधार पर उनको ज्यादा से ज्यादा 1857 की क्रांति की समझ विकसित हो। बाकी ये मूल रूप से 4 से 5 घंटे लगातार चलने वाला टॉपिक है। तो इसी आधार पर आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के गौरव के बारे में जानने का एक थोड़ा सा एक परिचय भर ही किया है। तो मूल रूप से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इससे संबंधित जो PDF है वो टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारे साथ लगातार निरंतर जुड़े रहें। संदीप चौधरी GS में बहुत बहुत धन्यवाद।